Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, one of the things which is very important is in the Indian language, if you look at Sanskrit, then it is Sat Dhatu. Sat Dhatu means Sat is the root for Sat Chit Ananda. And it is used for Sadguru and other places also, little bit vocative changes. So in सत्योलॉजी मीन्स सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी और माइथोलॉजी। मिथोलॉजी मोर एक्यूरेट है, उसका अर्थ होता है झूठ का विज्ञान, झूठ की पढ़ाई। आज हम लोग बहुत ही अच्छा विषय ले रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्ट का ये विषय है। ये जो भारतीय राजनीति में सेंगोल घुस गया है, सेंगोल, और ये सेंगोल से क्या उसका मतलब है, और भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें किस प्रकार पे इस पे विषय पे चर्चा भी हो रही है। तो हम लोग जरूर डिस्कस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्कार रामेश्वर जी। नमस्ते। ये तो सेंगोल तो एकदम इट्स टोटली न्यू एंट्रेंस, किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, और अचानक अभी इतने सारे रेफरेंसेस आ गए हैं। महादेव के साथ सेंगोल दिख रहा है, और मतलब माउंट बेटन ने पावर ट्रांसफर किया वो भी सेंगोल के रूप में किया। और तो ये सब रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस दिया था भारत को, जिसपे भारत बार बार नेहरू और सबने एग्री किया था कि डोमिनियन, डोमिनियन मतलब होता है सबऑर्डिनेट, एलआई के जैसा हो गया कि ब्रिटेन विल हैव डोमिनियन ओवर इंडिया। और ट्रांसफर ऑफ पावर इस पे, और ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब ये भी होता है कि इंडिपेंडेंस ही बोला है, लेकिन इन्हें मोर डिग्निफाइड वे किसी ने बोला है कि हमने ट्रांसफर, अब हमारे पास पावर नहीं है। इसका मतलब भारत शुरू से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पावर थोड़े समय के लिए अंग्रेजों के पास थी, वो वापस दे दी गई। लेकिन उसकी भी क्या जरूरत थी, इस विषय पे क्या बताएंगे आप? देखिए, कई बातें हैं। आज का जो विषय है उस पर तो बाद में आएंगे। आपका जो पहला प्रश्न है उस पर चर्चा कर लें। क्या हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पारित किया। उसमें उनका पहला ही वाक्य है कि हमारे जो टेम्पोरल लॉर्ड्स हैं और स्पिरिचुअल लॉर्ड्स हैं, सब ने अप्रूव किया है। यानी हमारे वहाँ के जो राजपुरुष हैं और साथ ही जो पादरी बिशप आदि हैं, उन सब की सहमति से हम ये एक्ट बना रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट चर्च वहां का राजधर्म है, और बिना प्रोटेस्टेंट चर्च के अप्रूवल के क्राउन इज नॉट सपोज टू टेक एक्शन। और क्राउन स्वयं प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। तो वो ये बता रहे हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो रिलीजियस ढंग से भी अप्रूव्ड है। हमारे जो स्पिरिचुअल लॉर्ड हैं, यानी बिशप आदि, जितने भी उनके पादरी प्रीस्ट होते हैं, लोकल बॉडी से लेके और बड़े बड़े शहरों तक, और अंत में चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो हेड है, उन सारे बिशप का अप्रूवल है, और साथ ही पार्लियामेंट का अप्रूवल। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इंग्लैंड कोई कानून भी बना रहा है तो उसमें वो अपने स्पिरिचुअल लॉर्ड का अप्रूवल ले रहा है। अगर भारत के जिन लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो सच्चे होते, तो या तो वो भारत की परंपरा से सीखते या स्वयं इंग्लैंड की। तो हमारे स्पिरिचुअल लॉर्ड्स को भी, यानी हिंदू धर्म के श्रेष्ठ धर्म के आचार्य जो हैं, धर्माचार्य कह लें, आचार्य कह लें, महामंडलेश्वर आदि कह लें, शंकराचार्य कह लें, इनकी इनकी सहमति के बिना भारत में कोई शासकीय नीति नहीं बननी चाहिए। लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अभी जो आपका मुख्य प्रश्न है, ये जो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये क्या है? अंग्रेज और सारे ही यूरोपीय देश बड़ी शब्दों की चालाकी बहुत करते हैं। ये दिखाया कि हम अपने ही कानून से जा रहे हैं, मतलब हमने वी हैव पास्ड दिस एक्ट, और इसलिए हम आपको पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इसका कोई अर्थ नहीं होता। और ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि तब तक ब्रिटिश पॉलिटिक्स का खेल सीख चुके थे। गांधी जी इसमें सबसे बड़े थे। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा, ये फॉर्मेलिटी है। तो देखिए, जो भारत में बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि साहब डोमिनियन स्टेटस दिया था, उनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने दिया था, ये सही है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक अर्थ में
जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उसका एक अंग था और ब्रिटिश महारानी यहाँ की सॉवरेन थी, ये सही। लेकिन जो संविधान बना उसके सबसे अंत, याद नहीं आ रहा, अंतिम है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इसके द्वारा जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो रद्द किया जाता है, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद भारत जो है वो 1950 से संप्रभु सॉवरेन स्टेट बन गया। इसलिए अंग्रेजों का 26 जनवरी 1950 के बाद किसी तरह का फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी रिश्ता नहीं रहा, जैसे किसी और से संबंध है वैसे ही रहा। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के इतने चाटुकार, इतने प्रशंसक, इतने चेले पैदा हो गए हैं कि वो बस रटे जाते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे किया था, अंग्रेज बड़े ताकतवर थे। अंग्रेज कितने ताकतवर थे वो आपके चैनल पे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी बता ही रही हैं। तो ये नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने कोई सबऑर्डिनेशन दिया था, एक कागज में लिख दिया, उस कागज की कीमत 2 कौड़ी है, लेकिन संविधान सभा ने उस कागज को भी रद्द घोषित कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 से भारत एक संप्रभु शासन है ना, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब जो आपकी मुख्य बात है सेंगोल, मैं इसमें एक छोटी सी उसका बात ऐड करूंगा कि जी, अगर इलीगली भारत के अंदर आए, किसी ने बुलाया तो था नहीं कि आप गवर्नमेंट हाँ ले जाए, हाँ तो हाँ, ब्रिटिश जो भारत में आए चोरी के लिए आए, है तो ना, किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो वो लीगल कस्टोडियन कैसे हो गए? तो पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर इज अ ड्रामा, वो हाँ इलीगल है। इलीगल है। देखिए इसमें 2 धाराएं हैं। अधार्मिक भी है, पहली, अधार्मिक मतलब इलीगल है। हाँ, अधार्मिक है, धर्म विरोधी है, पाप में है, और अवैध है। अवैध है। अवैध है, ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है बेसिकली ये अवैध है। और कांग्रेस को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वो अवैध है। लेकिन उसके लिए फिर कोई दमदार, कोई तेजस्वी, कोई धर्मनिष्ठ, कोई सदाचारी, कोई सत्य बोलने वाला राजनीतिक समूह चाहिए ना, पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो। ऐसा भारत में भी कोई नहीं है, किसी को हिम्मत ही नहीं है। अभी तो उसी का वो बना रहे हैं, इतने वर्ष उतने वर्ष। तो ये सब लोग अवैध धारा के ही उत्तराधिकारी हैं, अगर आप बहुत तीखा बोल रहे हैं। लेकिन इससे क्या है, राजनीति तो प्रैक्टिकल चीज है ना, आप थ्योरेटिकली राजनीति नहीं कर सकते, केवल थ्योरेटिकली। तो ये आप जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली ये करेक्ट है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर है, बिकॉज दे वेर इलीगल, दे वेर ऑक्युपाइंग इंडिया इलीगली, है ना। भारत पर उनका अवैध कब्जा था। तो कांग्रेस को जो शासन का ट्रांसफर हुआ वो अवैध था। ये क्या हुआ, ये थ्योरी हुई, सिद्धांत हुआ। लेकिन इस समय की सारी पार्टियां उसी अवैध ट्रांसफर की उत्तराधिकारी हैं, है ना, सब उसको मानती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अभी उसी का अमृत काल और 75 वर्ष सब मना रही है ना। तो फिर ये तो सभी अवैध हैं। तो पॉलिटिक्स तो थ्योरी से नहीं चलती, प्रैक्टिकली इन्होंने कर लिया। क्योंकि जो जो लोग हैं, और संसार में भी राजनेता कोई थ्योरिस्ट नहीं होते और आइडियालॉग भी नहीं होते। आइडियालॉजी उनके लिए एक टूल है, जैसे और बहुत से टूल हैं। तो आइडियालॉजी एक प्रोपेगेंडा मटेरियल है, पॉलिटिकल थियरी भी एक प्रोपेगेंडा मटेरियल है ना। वो कोई राज संसार में मॉडर्न पॉलिटिक्स में राजनेता किसी थियरी से नहीं चलते, थियरी उनकी सेवा के लिए होती है। इसीलिए आप देखिए यूरोप में जितने पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं उनमें से कोई या तो मनोरोगी हो गया या पागल हो गया, बेकन वगैरह, दे हैव नेवर रूल्ड, है ना। यूरोप के किसी भी पॉलिटिकल थ्योरिटिशियन ने नहीं किया है। शासन तो उन्होंने किया है जिनको इससे मतलब भी नहीं था, थ्योरी उनकी सेवा के लिए है। तो एक तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए अवैध वैध में। जैसे कि मैं ब्लैक मनी का भी इसी आधार पर विरोध करता हूँ, ये फालतू के शब्द हैं, कोई भी धन काला नहीं होता। तो ये क्या है, आजकल एक निरर्थक शब्द चल गए हैं, काला धन, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी। धन तो सदा पवित्र ही होता है, आप उसमें पाप या पुण्य जोड़ सकते हो कि पाप से कमाया है कि पुण्य से, खैर। तो लेकिन फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको जानना चाहिए कि भारत में जो दो देशभक्त लोग भी थे और जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ऐसे लोगों की 2 धारा थी। एक धारा है क्रांतिकारियों की, जो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आई, है ना। एकदम प्रारंभ से लेके चाफेकर बंधु और सारे ही क्रांतिकारी जो हुए हैं आपके, फिर यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जितने भी हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, क्रांतिकारियों की जो धारा है उसका ये मानना था
और उसी धारा में आदित्य सत्संगी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। तो हम लोगों का ये मानना है कि अंग्रेजों का आना, वे वो आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स थे, बाहरी और अजनबी लोग थे, और उनका यहाँ आना अवैध है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उनको दंडित किया जाना चाहिए और उनसे हमको हर्जाना, क्षतिपूर्ति वसूल करनी चाहिए। बाद में अभी किया जाए तो हमको जो है क्षतिपूर्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए, हम लोग तो ये मानते हैं। लेकिन एक दूसरी धारा थी, जो धारा अंग्रेजी पढ़ लिख के लंदन से, जिसे डॉक्टर लोहिया उसके लिए एक शब्द बोलते थे, लंदन पलट, है ना। तो जो लंदन पलट नहीं था, लंदन रिटर्न नेता थे, वो ये सोचते थे कि अब जैसा भी है ये लोग, दे आर लीगल रूलर ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। आधे भारत में थे अंग्रेज, तो आधे भारत के ये वैध शासक हैं, ऐसा मान लिया कि चलो भाई हमने स्वीकार कर लिया और ये वैध हो गए। तो ये जो गांधी जी और नेहरू जी, लोकमान्य तिलक वगैरह नहीं मानते थे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, श्री अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, ये अंग्रेजों के यहाँ रहने को अवैध मानते थे और उनको आउटसाइडर और स्ट्रेंजर मानते थे। लेकिन जब से गांधी को ले आए अंग्रेज, तो गांधी ने उनको वैध शासक मान लिया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने पहले ही आते से कहा कि मैं ब्रिटिश शासन की सबसे वफादार प्रजा हूँ, मोस्ट लॉयल, मैं सबसे लॉयल सब्जेक्ट हूँ, सबसे वफादार, सबसे निष्ठावान, ब्रिटिश शासन का सबसे निष्ठावान सिपाही मैं हूँ। ये बार बार गांधी जी ने कहा। ये इसलिए कहा कि गांधी जी बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे और बहुत गहरी राजनीति जानते थे, राजनीति की भाषा जानते थे, इंग्लैंड की भाषा से, इंग्लिश ट्रेडिशन से परिचित थे। तो उन्होंने जानबूझ के ये कहा जिससे अंग्रेजों को ये संदेश जाए कि अच्छा ये हमारा आदमी है। तो उन्होंने आते से ही कह दिया कि मैं ब्रिटिश शासन की सबसे निष्ठावान प्रजा हूं। तो ये दो धाराएं हैं, एक धारा अपने को ब्रिटिश शासन की प्रजा मान रही और एक धारा स्वयं को भारतीय मान रही है और अंग्रेजों को आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स मान रही। ठीक, तो ये दो धाराएं अंत तक हैं। अब वो जो पहली धारा है उसका कोई भी आज के भारत की राजनीति में उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि भारत में एक भी दल ऐसा नहीं है जो इन मुद्दों को उठाता हो कि साहब अंग्रेजों का आना अवैध था, अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर का नाटक किया वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और इसलिए ब्रिटिश जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू रखना, उनको जारी रखना, वो भी इलेजिटिमेट और इलीगल है। ऐसा कहने वाला भारत में कोई बड़ा दल नहीं है, कोई छोटे ग्रुप होंगे। तो राजनीति तो शक्ति का खेल है ना, तो शक्तिशाली कोई समूह नहीं। तो अभी अपन को बात करना है व्यावहारिक राजनीति। तो व्यावहारिक राजनीति में जो लोग हैं उन्होंने मान लिया कि अंग्रेज आधे भारत के 90 वर्ष तक वैध शासक थे। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतते दिखे तो अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने, एक मिनट खांसी आ रही है, मैं पंखा बंद कर, और उन्होंने जल्दी से गांधी जी और जवाहरलाल जी, इनकी मंडली को पटाया कि भाई देखो हम तो, हमें जाना पड़ेगा, सेना नाराज हो गई है, ऐसा हमें गुप्तचर रिपोर्ट मिली है ना, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा। ये सेना जो इतनी शक्तिशाली थी, जिसने हमको जर्मनी से विजय दिलाई, अगर वो सेना हम पे नाराज हुई तो वो हमको काट कर फेंक सकती है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। तो इसके पहले की जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो लोग हमको इलीगल मानते हैं, जो हम हमारा यहाँ आना इलीगल और इलेजिटिमेट मानते हैं, अवैध मानते हैं, है ना, जो आदित्य सत्संगी जी के विचार वाले लोग हैं, तो उनको सत्ता देनी पड़े तो बहुत खतरा है, तो जल्दी से हम तुमको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देते हैं। ये हुआ है। तो ये तो तैयार ही बैठे थे, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ हम आपकी सब शर्तें मानते हैं, और दोनों में शर्तें हो गई जो ट्रांसफर ऑफ पावर में है, जिसका एक दो शर्तों का हमने आपके चैनल में उल्लेख किया है, अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, उसके पेज नंबर देखें। तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। अब जो आज का विषय, तो ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुआ। तो अंग्रेजों ने, जैसा उनके यहाँ परंपरा थी कि क्राउन कोई तो सिंबॉलिक वो देगा ना, जब ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं, जैसे आज भी ऑफिस का चार्ज देते हैं,
तो क्या करें? तो जवाहरलाल बहुत चतुर थे। असल में गांधी, ये कोई भी व्यक्ति अचानक नहीं सफल होता, ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये जो बहुत से हिंदूवादी संगठन है ना, सबका मजाक उड़ाते हैं, सबको ऐसे ही समझते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते। मोदी का भी आजकल मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये मूर्ख लोग हैं। जो सफल होता है उसमें कोई तो बुद्धि शक्ति सब होती है। फुल तो होगी। गांधी और, है ना, ऐसे ही थोड़ी सफल हो गया। तो ये गांधी, नेहरू, ये सब बहुत ही शूट पॉलिटिशियन थे। तो इनको अंग्रेजों ने जब कहा कि भाई कुछ तो सिंबॉलिक हम देंगे, हम अपना पावर आपको दे रहे हैं, तो सिंबॉलिक क्या दें? तो वो जवाहरलाल चतुर था, उसने सोचा सारे देश में ऐसा संदेश चला जाएगा कि लोग हमको ब्रिटिश एजेंट कहेंगे। अगर हम ब्रिटिश क्राउन का कोई सिंबॉलिक वो लेते देते हैं, तो हमको एजेंट कहा जाएगा। तो फिर उन्होंने अपने मित्र राजगोपालाचारी भी अंग्रेजों के बहुत दोस्त थे। बहुत वो ज्यादा। भी अंग्रेज, हाँ, और अंग्रेजों के शासन को लेजिटिमेट मानते थे। ये जो कांग्रेस की नरम धारा है, जिसमें गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल हैं, नेहरू है, राजगोपालाचारी है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है, बहुत से लोग हैं। ये कांग्रेस की नरम धारा है, ये ब्रिटिश शासन को लेजिटिमेट मानती थी। तो राजा जी ने कहा कि हाँ, तुम बात ठीक कह रहे हो जवाहर, ये अगर हम लोग क्राउन की ओर से कोई गिफ्ट लेंगे, तो जो सुभाष चंद्र बोस के और क्रांतिकारियों के समर्थक हैं भारत में, वो बहुत नाराज हो जाएंगे और हमको गद्दार और एजेंट प्रचारित कर देंगे। तो ऐसे करो, कोई इंडियन सिंबल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही बताओ, क्योंकि ये बड़े स्कॉलर माने जाते थे, तमिल भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे राजा जी। तो वो नेहरू ने उतना नहीं पढ़ा था, उसको प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज था, भारत का ज्यादा ज्ञान नहीं था, शास्त्र का ज्ञान नहीं था, राजा जी को ज्ञान था, तमिल ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, तुम बताओ क्या करें। तो राजा जी ने ये कहा कि भाई चोलों का एक बड़ा राज्य था अंतिम समय में, मराठों के पहले, तो चोलों का बहुत बड़ा राज्य था। और हमको तो चोल मंडलम वाला परंपरा पता है, तो उसमें ये जो है सेंगर, वो दिया जाता है, यानी वो राजदंड है एक प्रकार का। तो ऐसे करो कि इसी को करो। तो जवाहरलाल बहुत खुश हुए। अब यहाँ ये बात जाननी चाहिए कि एक तो है राजदंड की भारतीय परंपरा, उस पर अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके पीछे पूरा शास्त्र है, अध्यात्म है, दर्शन है, मान्यताएं हैं, उसके अर्थ होते हैं। जवाहरलाल वगैरह ये जो कांग्रेस की ठंडी धारा है, जो ब्रिटिश राज्यकर्ताओं के चेले कह लीजिए आप, जिनका विद्या वंश अंग्रेज हैं, है ना, अपने यहाँ एक वंश माना जाता है जो पिता से माता से चलता है, एक विद्या से। तो ये जो गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी, ये सब जो हैं वो अंग्रेजों के विद्या वंश के उत्तराधिकारी हैं, यानी विद्या की दृष्टि से उनके मानस पुत्र हैं, बौद्धिक पुत्र हैं। तो इन लोगों को लगा कि भाई चतुराई इसमें है कि हमको भारतीय तो दिखना चाहिए ना। इसीलिए देखिए उन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन भी 9 अगस्त को इसीलिए छेड़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं और आ सकते हैं, तो लोग उन्हीं के भक्त हैं सारे देश में, तो हम भी कह दें कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो नाटक, कुछ घंटे के लिए नाटक हुआ, फिर इसके बाद ये लोग सब चुपचाप अंग्रेजों से मिली भगत करके जेल में गए, बंद रहे, मजे से रहे, और जब सब शांत हो गया तब छोड़े गए। खैर, तो ये नाटक में बड़े माहिर थे, क्योंकि ये लंदन पलट थे लोहिया जी के शब्दों में, है ना, लंदन रिटर्न पॉलिटिशियंस जो हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नाटक कर लो। तो चोल मंडलम में जो सेंगल दिया जाता था, वो उन्होंने सेंगोल, उन्होंने कहा कि यही ठीक रहेगा। तो ये क्या है? ये राजदंड है। तो अभी मुख्य बात यह है, तो उन्होंने, राजा जी ने, राजा जी तो वहां के उस इलाके के सब जानकार लोग थे, राजवंशों से भी उनका संपर्क था, राजघरानों से भी, तो उन्होंने कहा भाई बनवा दो। तो फिर उन्होंने बाकायदे वहां के सुनारों आदि से उसको बनवाया। तो आके वो पहले माउंट बेटन को इसलिए दिया गया कि भाई देख लो, उसने सोचा भाई मैं देखूं तो वो लोग बड़े क्यूरियस कैट भी होते हैं। माउंट बेटन ने देखा, बोला हाँ बहुत अच्छा है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको रख दो और मैं इसको ही तुमको दूंगा, तो ये सिंबॉलिक हो जाएगा। तो माउंट बेटन ने जवाहरलाल नेहरू को वो सेंगोल दिया। ये क्या है? राजदंड का प्रतीकात्मक स्थानांतरण, हस्तांतरण, ये हुआ था। अब जवाहरलाल ने क्या किया? जवाहरलाल का तो कुल उद्देश्य क्या था? कुल उद्देश्य ये था कि प्रोपेगेंडा हो जाए कि हम भारत के राजदंड की परंपरा में राजदंड धारण किया है हमने, है ना, हम कोई ब्रिटिश एजेंट नहीं है, हम कोई लंदन पलट नेता नहीं है,
हम लंदन में पढ़ने गए थे लेकिन हम असली भारतीय हैं, तब तक ये लोग यही दावा करते थे ना। गांधी जी तो दिन भर रामायण और धर्म और शास्त्र बोलते थे, क्यों? जिससे कि लेजिटिमेसी बनी रहे। एक और वो कहते थे मैं ब्रिटिश शासन की सबसे निष्ठावान प्रजा हूं, और दूसरी ओर अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए धोती पहन ली, भारतीय ढंग से रहने लगे, सनातन धर्म की बात करने लगे। हालांकि उसमें भी उनकी बदनीति भी दिखती है। गीता का भाष्य किया तो कह दिया कि वास्तव में कोई महाभारत कभी नहीं हुआ और गीता कभी नहीं कही गई। ये गीता जो है ये एक रचना है, लेकिन इसका असली अर्थ ये है कोई युद्ध कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने गीता का भी मनमाना अर्थ कर दिया। तो ये लोग क्या है, ये एक तरह से भारतीय जो रिचुअल्स हैं, भारतीय जो कर्मकांड हैं, उनका अपनी पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग। तो सेंगोल क्या है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक भारतीय प्रतीक, भारतीय राजदंड को प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण करके भारत की जनता में ये संदेश देना कि देखो मैं राजधर्म की भारतीय परंपरा को मानता हूं, और व्यवहार में क्या करना कि हम तो आपके अपने निष्ठावान हैं। तो इसमें से आया, तो जाहिर है उसने लिया। और फिर कुछ दिन तक पहले उनके तीन मूर्ति में ही रहता था वो, नेहरू जी जहाँ रहते थे तीन मूर्ति में, वहीं वो सेंगोल भी रखा था। बाद में इंदिरा गांधी को लगा कि शायद तीन मूर्ति को संग्रहालय बना दिया जाए, तो उसमें ये राजदंड क्यों रखे हैं, क्योंकि जो आएंगे भविष्य में, उस समय विपक्ष आने लगा तो कहीं उनको मिल जाए। तो उन्होंने छिपा छुपू के इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया। तो जब शासन में आए मोदी जी, तो इनको पता चल गया, क्योंकि वो तो सब ऑफिस ऑफिस में फाइल्स में सभी कुछ है। तो उन्होंने, किसी ने बता दिया होगा या इन्होंने स्वयं, ये स्वयं बहुत ही परिश्रमी और फाइल्स का बड़ी बारीकी से इंस्पेक्शन करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने या तो देखा या इनको किसी विश्वस्त प्रशासक ने बताया। तो इन्होंने कहा अरे ये कहाँ है सेंगोल, ये जो उनको ट्रांसफर ऑफ पावर के समय दिया गया था राजदंड, वो कहाँ है। उनको उत्सुकता जगी, तो फिर पता लग गया कि इलाहाबाद में है। तो इन्होंने सोचा कि इसको भी कर्मकांड कर दें। तो ये इसका इतिहास है कि भारतीय परंपरा के राजदंड को समाज को मूर्ख बनाने के लिए भीतर से, हृदय से ब्रिटिश शासन को ही अपना आदर्श मानने के बावजूद, ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं को जारी रखने के बावजूद, ब्रिटिश पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जारी रखने के बावजूद, जो भारत की संस्कारी जनता है यानी जो हिंदू समाज है, उसको ये संदेश देना कि देखो हम असल में तुम्हारे ही प्रतिनिधि हैं। तो ये उसका नाटक था, है ना, सेंगोल। मैं क्योंकि जो दर्शकों को मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा यहाँ बीच में। पहली बात तो सतोलॉजी, मेरे एक आर्टिकल आप सतोलॉजी पे पढ़ सकते हैं। वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। हम ना लेफ्ट है ना राइट है, हम धार्मिक है। तो हम दोनों दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखते हैं, ताकि उसमें उसके, क्योंकि सत्य कहीं बीच में ही होता है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई मोदी जी के बारे में कि वो सारी फाइल्स को, उनको बहुत एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है जो इम्पोर्टेंट तथ्यों को बड़े बड़े पैराग्राफ्स में एक एक लाइन में छुपा के रख देते हैं बीच में। इतने सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में जो नैरेटिव निकलता है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन सारे तथ्य होंगे अंदर उस किसी फाइल में, तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अगर कोई एक्सपीरियंस शासक है, जैसे कि मोदी जी ने गुजरात का गवर्नमेंट चलाया इतने सालों तक, उनको मालूम है किस तरह गवर्नमेंट के लोग खेल खेलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सब लोग। अच्छा, इसमें एक अब दर्शकों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा इसको लोगों से, और लोगों को बताइएगा इस वीडियो के बारे में। और रामेश्वर जी दार्शनिक हैं, तो उनका व्यू पॉइंट धार्मिक भी रहता है और उनका व्यू पॉइंट उसके हिसाब से पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। तो इसलिए न्यूट्रल पोजीशन आ जाती है उसमें, कोई किसी भी साइड में बायस नहीं रहेगा। तो रामेश्वर जी, इसमें एक प्रश्न आता है कि ये जो आपने दंड नीति पे, हम लोग आते हैं दंड नीति पे। अभी भगवत गीता में दंड दंड ताम अस्मि, भगवान बोलते हैं कि दंड में मैं ही सबसे बड़ा दंड, मतलब दंड का निर्धारण मैं ही करता हूँ। मतलब तो तो ये जो दंड नीति है उसमें बार बार महाभारत में उल्लेख है, अनुशासन पर्व में तो पूरा खास तरीके से लिखा हुआ है। पूरा और पूरा युधिष्ठिर को बोलते हैं दंड के बारे में कि राजा को दंड के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और देना चाहिए। बिल्कुल। तो सेंगोल का दंड नीति से क्या कनेक्शन है उसका? नहीं, सेंगोल वस्तुतः राजदंड है। और ये हमारे यहाँ सभी, सेंगोल तो उन्होंने राजा जी से कहा, जवाहरलाल को ज्यादा पता नहीं था। सभी राजाओं के पास होगा ये, तो सबके पास होगा हाँ, एक एक सेंगोल टाइप का, सबके पास। सबके पास है।
हाँ, ये रीवा राजा के पास भी था, ग्वालियर राजा के पास भी था, बड़ौदा राजा के पास, जयपुर राजा के पास, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सभी राजाओं के पास है ना, एक राजदंड। तो ये तो सेंगोल वहां से इसलिए है कि चोलों का राज्य ज्यादा बड़ा था और 700, वैसे तो 1000 वर्ष तक चला था वो, और दूर दूर तक गया था। आपके इंडोनेशिया, जकार्ता, सब जगह तो चोल ही गए हैं ना पहले, चोल और बाद में और पल्लव। तो दर्शकों क्या, को ये भी मालूम होना चाहिए कि बाबर ने साउथ में आक्रमण नहीं किया क्योंकि चोलों की सेनाएं बहुत बड़ी थी। तो वो एक अलग विषय है, बाबर ने कहीं आक्रमण नहीं किया। कहीं नहीं की। नहीं नहीं, बाबर 4 वर्ष तक यहाँ वहां आवारा भटकता हुआ मर गया। हाँ। बाबर के बारे में एक झूठी बात इलियट एंड डाउसन ने लिखी है, और बाद में ये उनके चेले हैं अंग्रेजों के, मैंने बताया ना, इनका विद्यावंश इंग्लिश है। इंग्लिश है। इस समय भारत के जो राजनेता हैं वो शारीरिक नस्ल उनकी भारतीय है, हिंदू परिवारों में पैदा हुए हैं, विद्यावंश इंग्लिश है ना। तो वो मतलब नारियल अंग्रेजों के ने, जैसे हैं, नारियल के जैसे हैं, बाहर से ब्राउन अंदर से व्हाइट है ना। हाँ, तो वो अंग्रेजों की, अब व्हाइट क्या है, हम लोग तो इस तरह से रंग के आधार पर नहीं करते। जो भारत में अंग्रेज आए वो तो काले थे मन के, हम लोग तो मन और बुद्धि देखते हैं। हम बिल्कुल। ये व्हाइट, व्हाइट भी उन्हीं का शब्द है, अपने लिए व्हाइट कह दिया। तुम काहे के व्हाइट हो, तुम तो अटर ब्लैक हो, है ना। तुम्हारा मन काला, तुम्हारी बुद्धि काली, तुम्हारा चरित्र काला, और तुम में जो व्हाइट लोग हैं उनको हम अपना मित्र मानते हैं क्योंकि वो हमारे ही हैं। खैर, तो राजदंड सब जगह है। जवाहरलाल ने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश क्राउन का सिंबॉलिक कोई गिफ्ट लेते हैं ट्रांसफर में तो बदनाम होंगे, तो राजा जी से कहा। राजा जी को चोलों के विषय में ज्यादा प्रेम भी था, अनुराग भी था, जानकारी भी थी, तो उन्होंने ये सेंगोल दे दिया। ठीक। अब ये जो राजदंड आप कह रहे हैं, तो राजदंड तो भारत में राज्य का मुख्य बल कहा गया है सदा से। आपने महाभारत स्वयं पढ़ा है, मैंने भी धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है, और बाकी जगह भी, सब जगह राजदंड का ही महत्व है। अगर राजदंड नहीं है तो इसका फिर कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि देखिए, स्वयं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजधर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म से भिन्न है। राजधर्म जो है वो दंड धर्म प्रधान है। अगर आप दंड नीति का पालन नहीं करते तो आप राजधर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सदा कहा गया है कि जैसे कि विद्या, यज्ञ और दान का रक्षण, संवर्धन और व्यवस्था ये राजधर्म है, तो दंड नीति राजधर्म का बहुत बड़ा अंग है। राज्य के शत्रुओं को युद्ध, छलघात, कूटनीति और न्याय के द्वारा हराना, राजा को छल और वंचना सबका अधिकार है। दुष्टों को दंड देना और न्याय करना राजधर्म है, और इसके लिए दंड नीति का पालन आवश्यक है। एक आप तो जानते ही होंगे, भारत में जो राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं वो प्राचीन काल के लगभग 150 से अधिक बड़े महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और उनमें सब में राजनीति और दंड नीति ये दोनों सिनोनिम है, पर्याय। यानी दंड नीति ही राजनीति। जिस राज्य में दंड नहीं हो उसे राज्य ही नहीं माना जाता। तो हमारे यहाँ दंड नीति का बहुत ज्यादा महत्व है। दंड नीति ही राजनीति है, और राजशास्त्र का एक कई जगह है उसके शास्त्रों में दंड नीति शास्त्र भी उसे कहा गया है। तो दंड नीति का बहुत महत्व है, और राजदंड धारण करता है राजा, और फिर वो धर्मदंड को अपने से भी श्रेष्ठ मानता है। धर्मदंड वो है जो समाज में सन्यासी और धर्मज्ञ आचार्य, भले वो गृहस्थ हो, वो धारण करें। तो वो धर्मदंड के सम्मुख झुकता है। इसीलिए उसमें एक अभिषेक के समय एक क्रिया होती है कि जब वो कहता है राजा कि अब मैं अदंजोस्मी, अदंजोस्मी, यानी मैं, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, तो पुरोहित उनको थोड़ा सा हल्के से प्रहार करता है एक छड़ी से पलाश की, और कहता है धर्म दंडोस, तुम धर्म के द्वारा दंडनीय हो, है ना। धर्म दंडोस्त, धर्म दंडोस्ती, अर्थात तुम अदंड नहीं हो। राजा भी अदंडनीय नहीं है, राजा धर्मदंड के द्वारा दंडनीय है, लेकिन शेष सब राजा के द्वारा दंडनीय है। तो दंड नीति बहुत आवश्यक है, इसीलिए उसका प्रतीक है राजदंड। उसी को उन्होंने, चोलों ने सेंगोल कह दिया। तो ये आ रहा है। अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो भाजपा, कुछ भी हो, मोदी जी जो हैं, एक एक बात आपको और बता दें, भारत में मैंने इतिहास का भी बहुत गहरा अध्ययन किया है, तो पिछले 76 वर्षों में दो ही शासक ऐसे हुए हैं जो आपने कहा ना फाइल देखने वाले, जो बहुत ध्यान से फाइल देखते थे।
इनमें जो पहले शासक थे, जवाहरलाल नेहरू भी फाइल देखने में बहुत कुशल थे। इसीलिए आपको ध्यान होगा, अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के महासचिव थे और बाद में अध्यक्ष हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि मोदी मुझे ठीक जवाहरलाल की तरह उभरते हुए दिख रहे हैं। तो वो बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा था। 76 वर्षों में भारत में कुशल प्रशासक, सबसे कुशल प्रशासक दो ही हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये लोग फाइल वगैरह देखना, अफसरों से कैसे काम लेना, ये सब बहुत जानते हैं। तो मोदी जी जवाहरलाल के बाद पहले ऐसे शासक हैं जो शासन को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं। तो इन्होंने कर लिया है, और इसलिए इन्होंने सोचा कि जब जवाहरलाल ने वो सिंबॉलिक चीज ली थी, सिंबल, तो मैं क्यों ना करूं जो कि सही है। तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। और जो ये नई संसद बनी है वो तो पूरा सेंट्रल विस्टा है, पूरा परिसर है, और उस परिसर को बहुत ही वास्तुविदों से, वास्तुशास्त्र के जानकारों से परामर्श पूर्वक बनाया गया है। वो एक तरह से गोमुख आकृति की का भवन है, जैसे गाय का मुख होता है और फिर पीछे शरीर का विस्तार होता है। तो ये गोमुखाकृति भवन है जो नया सेंट्रल विस्टा बना है, और इसमें संसद बहुत सुंदर और प्रशस्त बनी है। तो अभी एक तो संसद वाली बात भी थोड़ी कर लें। ये जो संसद बनी है ये बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर और परिस्थिति के अनुकूल इमारत है, क्योंकि जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसकी कैपेसिटी भी कम हो रही है। 2026 के बाद भारत में संसद सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण होगा। हाँ, आप दिखा दीजिए, है ना। तो जो पुनर्निर्धारण होगा उसमें सदस्य संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि 800 तक सांसद हो जाएं लोकसभा के, नहीं, और और राज्यसभा अच्छा, के एक मिला। और एक और बात भी जी। है यहाँ पे, मैं ऐड करूंगा कि कुछ लोग इसको वराह से भी कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कुछ देखे वीडियोस, और उसमें मुझे हाँ लगा कि ये वराह देव से भी कंपैरिजन है इसका। हाँ, तो बहुत अच्छा है अगर वराह से है, तो ये भी राजनीति की दृष्टि से, राजनीति शास्त्र में शुभ है बहुत शुभ है, वराह की। बहुत शुभ है। हाँ, तो ये बहुत सोच विचार के मोदी जी ने बनाया है और बनवाया है। और इस विषय में मैंने बताया ना कि अपने प्रशासन पर बारीकी से नजर रखते थे जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन से कम्युनिज्म का काम ले लिया। ब्रिटिश प्रशासन कम्युनिज्म के लिए नहीं बना है, इंग्लैंड आज तक कम्युनिस्ट नहीं हुआ, और इंग्लिश प्रशासन तंत्र से जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी जैसा काम ले लिया। तो ये बहुत बारीक जानकारी होती है ना। नेहरू सबसे बड़ा जानकार था, और इसके बाद मोदी जी जानकार हैं। वो चाहेंगे तो इसी प्रशासन तंत्र से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ये बड़ा। राष्ट्रपति, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये अगर राष्ट्रपति भवन है तो इसके ईशान कोण में नया संसद है और पुराना संसद दोनों ही है ईशान हाँ कोण में। तो जी। यहाँ से इधर देखेंगे तो ईशान कोण में है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है नहीं। मैं बार बार मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, कि पढ़ भी रहा हूँ कि इसका हाँ वास्तु का अभी ऑलरेडी इन्होंने डिस्कशन ज्यादा किया होगा हम लोगों से। हम लोग को, मेरे को तो इतना हाँ, ज्ञान भी नहीं है इस वास्तु के बारे में। नहीं अवश्य किया होगा, क्योंकि ये मोदी जी के साथ जो गुजराती लोग हैं वो वास्तुशास्त्र में बहुत निपुण हैं, और ज्योतिषी भी उनके साथ हैं। मोदी हाँ, जी के पास पूरी फौज है सब प्रकार की, अल्ट्रा मॉडर्न लोग भी हैं, ट्रेडिशनल लोग भी हैं, और सबकी सलाह से बना है। इसलिए इसके वास्तु में दोष मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। बहुत ही, हाँ, बहुत शुभ भवन है। अब और 2026 के बाद जो आवश्यकता बढ़ने वाली है ना, क्योंकि संसद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, परिसीमन होगा, तो सदस्य संख्या अभी से बढ़ जाएगी। संभवतः 800 या 900 तक संसद सदस्य हो सकते हैं, अभी जो संख्या है उससे बढ़ के। और राज्यसभा के मिला के 1200-1300 या 1600 हो जाएंगे। तो पूरी जगह चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है और बहुत सुविचारित है। अब इसमें एक मेरा इसमें मुझे ये कहना है, ये देखिए कितना सुंदर भवन है, बहुत सुंदर। आधुनिकतम व्यवस्थाएं हैं, है ना, सुरक्षा की, संचार की, और लेकिन एक इसमें अवश्य कहना है कि मोदी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हालांकि केडिया जी से कम बड़ा हूँ, केडिया जी उनकी और बड़ी प्रशंसक है। लेकिन हम दोनों की प्रशंसा के विषय में एक बात ध्यान रखिए, केडिया जी मोदी जी की मुझसे अधिक प्रशंसक हैं। हाँ, मैं किसी भी तरह कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवा रहा था, तो उन्होंने कहा अरे मोदी जी कह रहे हैं तो जरूर लगवाओ, नहीं तो मैं तो इस इंजेक्शन के विरुद्ध हूँ किसी भी तरह के। तो उन्होंने कोरोना का इंजेक्शन मुझे मोदी जी की दुहाई देके लगाने कह दिया। लेकिन वही वही प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जब मोदी जी ने
साध्वी प्रज्ञा जी को कह दिया कि मैं तुमको कभी क्षमा नहीं करूंगा, तो वो नाराज हो गई और उन्होंने कहा तुम कौन होते हो क्षमा करने वाले, मोदी कौन होते हैं किसी धर्माचार्य को क्षमा करने वाले। ये बताने का उद्देश्य ये है कि हम लोग मोदी जी के परम प्रशंसक हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक हैं, लेकिन धर्म के विषय में मोदी जी भी अगर कोई हमारी दृष्टि में कोई गलत काम करते हैं तो हमको आलोचना का अधिकार है बिल्कुल। ना। धर्म के विषय में वो जो गलती करेंगे उसकी आलोचना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए इस विषय में मेरा ये कहना है, दो तीन बातें कहनी है। अभी तक तो मैंने प्रशंसा की लेकिन एक मिनट, एक बात और, कितना समय है। पहले तो पहले ये जो विरोधी लोग नाटक कर रहे हैं इसकी 2 मिनट चर्चा करें, है ना। ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा दोष है, अपराध है। क्यों? क्योंकि हमने, हमारे जो भी संविधान निर्माता थे, भले वो लंदन पलट लोग ज्यादा थे, लेकिन उनमें संस्कार, 1947 तक भारत में भारतीय संस्कार बहुत अधिक थे। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने योजना पूर्वक सोवियत संघ के संकेत पर इसको नष्ट किया है। तो वो लोग सब जानते थे, तो उन्होंने इसको हिंदी में संसद कहा। संसद का क्या अर्थ होता है? समान रूप से और सद्भाव से जहां लोग बैठे हैं वो है संसद। और ये संसद भारत की जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में सचमुच संसद थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल जी का देहांत हुआ, यानी कल उनकी उनके पुण्यतिथि है। और तब तक भारत की संसद संसद थी। क्यों? राम मनोहर लोहिया से अधिक नेहरू का आलोचक कोई नहीं था, कटु आलोचक थे। यहां तक कि चीनी आक्रमण के समय राम मनोहर लोहिया ने उनको देशद्रोही कह दिया गुस्से में। लेकिन जवाहरलाल जी ने उसका तथ्यवार अपनी समझ से जवाब दिया। उससे वो संतुष्ट नहीं हुए लोहिया, ये अलग बात है, लेकिन उसको संसदीय भाषा में जवाब दिया। कोई भी आरोप लगता था तो जैसे संसद में होना चाहिए भारत की संसद में, वैसे तर्क संगत व्यवस्थित उत्तर देते थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री तो साकार भारतीय संस्कृति थे, तो वो तो थोड़े समय में सोवियत संघ ने उनकी हत्या करा दी। और इसके बाद जो इंदिरा गांधी आई सोवियत संघ के संरक्षण से, उन्होंने जब से कम्युनिस्टों को बढ़ाया, तब से ये संसद नहीं रही। इसको, इसका नाम संसद रहा, लेकिन ये तो जैसे युद्ध स्थल बना दिया कम्युनिस्टों ने। और इसके बाद राजीव गांधी जैसे सौम्य व्यक्ति थे, तो फिर भी वो अपनी, उनकी सौम्य उपस्थिति थी, बहुत सौम्य और सुसंस्कृत व्यक्तित्व था, तो उनके समय तक भी आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार होता था। अटल जी ने तो पूरी तरह इसको सुंदर वातावरण, यहाँ तक कि अटल जी से सोनिया गांधी ने भी 2-4 बार बहुत अनुचित बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने उसका सुंदर उत्तर दिया, जिससे इनको लज्जित होकर जाना पड़ा उठ के। और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव, सबसे अटल जी के बहुत सुंदर संबंध थे। तो अटल जी ने भारतीय संसद को फिर संसद की प्रतिष्ठा दी जो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। लेकिन जब से राजीव गांधी की मृत्यु हो गई और सोनिया गांधी ने भारत के शासन का चार्ज अपने हाथ में लिया, तब से उन्होंने इसको हुल्लड़ का, उपद्रव का और असभ्यता का केंद्र बना दिया। ये तो संसद नहीं है। और ये राहुल भाई, ये तो बचपन में अच्छा लड़का था, मैंने इसको देखा था। जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई तो हम गए थे वहां, जहाँ उनका शव रखा था। हमारे मित्र थे जनार्दन द्विवेदी, तो उनकी कृपा से मैं वहां तक पहुंचा था। तब राहुल बहुत ही सौम्य लड़का दिखता था। अब इसको पता नहीं सोनिया जी ने क्या सिखाया है, ये तो बिल्कुल कुछ भी बोलते हैं। तो इस तरह से झूठे आरोप लगाकर, हुल्लड़बाजी करके, और जो कम्युनिस्ट हैं, जो संसार के सबसे बड़े हत्यारे गिरोह के सदस्य हैं, जिनका काम ही है हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती लेना आदि, उनको साथ में लेकर, उपद्रवी तत्वों को साथ में लेकर संसद में उत्पात कर रहे हैं और अब उसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो ये तो संसद की मूल भावना का नाश है। पार्लियामेंट को भारत के लोगों ने संसद कहा, तो कहते थे कि यहाँ सद्भाव से और समान भाव, समता की भावना से बहस हो। तो कांग्रेस पार्टी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। ये जवाहरलाल नेहरू के रास्ते से हट चुकी है, राजीव गांधी के भी रास्ते से हट चुकी है और गलत रास्ते पर जा रही। बहिष्कार का कोई भी अर्थ नहीं। लेकिन जो भाजपा है, क्योंकि उसमें मोदी जी जैसा सुयोग्य शासक है, जिनको सब कुछ का पता है, भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान है, शास्त्रज्ञ लोग भी उनके परिचय में हैं, बड़े बड़े धर्माचार्यों से भी उनका संपर्क है, तो उनसे समाज स्वाभाविक रूप से बड़ी अपेक्षा करता है। वो अपेक्षा पूरी करना चाहिए और उस कसौटी पर मोदी जी खरे नहीं उतरते। कैसे?
अभी तक मैंने उनकी प्रशंसा की। अब ये बहुत ही विनम्रता से लेकिन इधर संकेत करना आवश्यक है कि मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पहली बात तो सेंगोल यानी राजदंड को संसद में क्यों रखना चाहिए? संसद राष्ट्र की सत्ता का केंद्र नहीं है, वो विधायिका का केंद्र। उसका काम कानून बनाना है जो कि भारत की परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। भारत की संसद ने अभी तक भारत की परंपराओं का ध्यान रख के कानून नहीं बनाए। मूल संविधान तो फिर भी भारत की परंपराओं का आधा ध्यान रखा था, आधा अंग्रेजों का, आधा अमेरिका का, आधा फ्रांस का, कई जगह से लिया, लेकिन फिर भी भारत की परंपराओं का ध्यान था मूल संविधान बनाने वालों। लेकिन बाद में उसको 100 बार बदला गया, 108 बार बदला गया। और संसद तो गांधी जी ने तो इसको बहुत ही कटु शब्द कहे थे कि ये किसी की सगी नहीं है। उनका शब्द तो वेश्या और बांझ है, जो कि मैं नहीं कहूंगा, गलत शब्द है। लेकिन गांधी जी तो इतने कटु आलोचक थे, उन्होंने तो कहा था कि संसद बांझ और वेश्या होती है। और मान लीजिए बांझ और वेश्या नहीं भी होती तो वो लगातार बदलती रहती है ना, जो आया। और शासन कैसा होना चाहिए? आप अगर आपने भारत के शासन का अनुसरण नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था, इंग्लैंड का किया है, तो इंग्लैंड में भी शासन की निरंतरता रहती है। देखिए, वहां राजा या रानी मर जाता है तो गीत भी बजता है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वीन। यानी राज्य तो अक्षत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये है राज्य की परंपरा, इंग्लैंड में भी और भारत में तो थी ही, इसीलिए राजदंड है। तो राजदंड कहाँ रहना चाहिए? राष्ट्रपति महोदया को देना चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, उनके आसन के बगल में सेंगोल को ले जाके रखना चाहिए। एक, संसद में रखने का क्या अर्थ है? संसद तो संसद ने आज तक भारतीय राजधर्म का कोई पालन नहीं किया है। और संसद दूसरे केवल विधायिका है, कानून बनाने की संस्था है। शास्त्रों के अनुसार उसे भारत की परंपरा के अनुसार कानून बनाना चाहिए, जो भारत में बहुत कम किया गया है। ज्यादातर जो सांसद पहुंचते हैं, उनके जो अपने मन में आ गया उसके अनुसार कानून बना लेते हैं। तो वहां संसद में रखने का क्या अर्थ है? तो मोदी जी जैसा नीतिज्ञ, शास्त्रों के जानकारों से निरंतर संपर्क में रहने वाला व्यक्ति इसे संसद में क्यों रख रहा है? शायद सेकुलरिस्टों के दबाव में है, अपने आप को ज्यादा डेमोक्रेट, ज्यादा रिपब्लिकन या कुछ दिखाने के लिए संसद में रख रहे हैं। तो ये सेंगोल की मूल भावना के विरुद्ध है। राजदंड राजा के पास होना चाहिए, अर्थात राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का जो आसन है उसके बगल में इसे रखा जाना चाहिए। तो एक तो ये। दूसरी बात यह है कि जब आप इतने परिश्रमी हैं, योग्य हैं, सारे देश के धर्म के ज्ञाता लोग आपके संपर्क में हैं, सेंगोल जैसा सुंदर प्रतीक आपने याद करके ढूंढ निकाला और रख रहे हैं, तो फिर जो उसकी मूल भावना है उसका भी पालन करिए। जो रिचुअल्स हैं उसके पीछे उसका एक अध्यात्म होता है, एक दर्शन होता है, एक तत्व ज्ञान होता है। हर रिचुअल का संसार भर में, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आप यूएसए हो, कहीं भी जो भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे एक पूरा सिद्धांत है, दर्शन है, अध्यात्म है, मनोविज्ञान है। तो जो भारत का राजदंड है, सेंगोल है, इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि राजा राजधर्म का पालन करेगा। लेकिन भारत के शासकों ने 76 वर्ष में एक दिन भी राजधर्म का पालन नहीं किया। भारत के धर्मशास्त्रों के अनुसार भी राजधर्म का पालन नहीं किया और संविधान के अनुसार भी राजधर्म का पालन नहीं किया, संविधान की मूल भावना के अनुसार। कैसे? भारत के जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि सामान्य मानव धर्म प्रत्येक मनुष्य को पालन करना ही होगा। और सामान्य मानव धर्म क्या है? मन ने जो दशकम धर्म लक्षण बताया है, समो दमस्तपः शौचम शांति राज्यम आदि, है ना, सत्य वचन अक्रोध। तो शम दम शांति सत्य अहिंसा क्षमा, ये सब होना चाहिए ना। और महाभारत में 21 बताए हैं, 10 का और विस्तार अन्य स्मृतियों में, लेकिन सब में सत्य, अहिंसा, संतोष, अपरिग्रह, संयम, इसको पवित्र, इन सबको तो सामान्य मानव धर्म यानी हर मनुष्य के द्वारा पालनीय कहा है। और स्वयं संविधान कहता है, संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, भले वो आपातकाल में जोड़े गए लेकिन उसको किसी ने हटाया नहीं है। अनुच्छेद 51 है, 51 आर्टिकल, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 वो क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले काम करे।
बुलाए जाने पर सेना में जाए अगर वो सेना में जाने लायक है, और कॉमन ब्रदरहुड की भावना को सुनिश्चित करे, आपस में कॉमन ब्रदरहुड, बंधुता, सबकी बंधुता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मूल संविधान में कॉमन ब्रदरहुड की भावना थी, इंदिरा गांधी ने भी कुछ भी हो कॉमन ब्रदरहुड शब्द लाए, लेकिन इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो तो सत्य और अहिंसा का पालन करे और सबके प्रति भ्रातृभाव रखे, और जो अपने आप को कोई कह दे कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो क्या करे, वो हिंदू धर्म को गाली दे। वो दिन में 5 बार मोमिन नमाज पढ़ के ये कहे कि केवल अल्लाह ताला जो हैं वही सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं और कोई पूज्य नहीं है, यानी राम पूज्य नहीं है, कृष्ण पूज्य नहीं है, वैष्णो देवी, कालिका माता, जगदम्बा, जगत जननी, सरस्वती, लक्ष्मी कोई भी पूज्य नहीं है, अल्लाह पूज्य है। ये तो भ्रातृत्व का लक्षण नहीं है, कॉमन ब्रदरहुड नहीं है। और हम ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया नारे लगते हैं, यानी पूरब से पश्चिम तक हम पूरे भारत में इस्लाम कर देंगे। तो जो ऐसा करता है वो संविधान के मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित कर रहा है, हिंदू धर्म के नाश की घोषणा करता है। उसको तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के, संज्ञेय अपराध मान के तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपने अल्पसंख्यक के नाम पर उनको छूट दे रखी है। तो भारत के अल्पसंख्यकों को कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर चोट करना, सरकारी खजाने से उनको ये शिक्षा के लिए पैसे दिए जाते हैं कि तुम मदरसे खोलो और वहां ये सब पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ कि अल्लाह ही पूज्य है और सब जो हैं गलत हैं। इसी तरह सरकारी खजाने से क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स को, क्रिश्चियन मिशंस को पैसे दिए जाते हैं जो ये पढ़ाते हैं कि केवल जो ट्रिनिटी है, होली फादर, होली सन और होली स्पिरिट, केवल ये रियल गॉड्स हैं, बाकी सब फॉल्स गॉड्स। तो ये तो कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता को आघात पहुंचाना है। तो संविधान के विरुद्ध 76 वर्षों से काम हो रहा है और भारत के किसी शासक ने इसको नहीं रोका। अल्पसंख्यक कह के सरकारी खजाने से उनको हिंदू भारत के बहुसंख्यकों के धर्म, संस्कृति और शिक्षा के विरुद्ध गलत शिक्षा देने को, हमारे देवताओं को फॉल्स गॉड्स कहने को, हमारे द्वारा पूजित राम, कृष्ण, शिव, इन सबको, जगदम्बा, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन सबको अपूजनीय नहीं बताने को और केवल अल्लाह को पूजनीय बताने को सरकारी खजाने से धन दिया जाता है, जो सरकारी खजाना मुख्यतः हिंदुओं के 85% हिंदुओं के टैक्स से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना है। आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत के बहुसंख्यक यानी हिंदू धर्म को आने वाली शिक्षा सरकारी खजाने से कैसे दिला सकते हैं? हिंदू धर्म को के देवताओं को अपूजनीय फॉल्स गॉड बताने की शिक्षा देने के लिए सरकारी खजाने से पैसा, हिंदुओं का पैसा इस काम के लिए दिया जाता है कि हिंदुओं के देवताओं को फॉल्स गॉड बताया जाए और केवल अल्लाह को या ट्रिनिटी को पूज्य बताया जाए। तो ये गलत हो रहा है। तो मोदी जी को चाहिए कि धर्म का पालन सुनिश्चित करें, सभी नागरिकों को समान अधिकार दें, सभी को शिक्षा का, और शिक्षा में कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं दी जानी चाहिए जो दूसरे पर चोट करे। तो विशेषकर भारत, लेकिन वास्तविक शिक्षा देने, इतिहास को बताना भी जरूरी है कि भारत पे कभी आक्रमण नहीं हुआ, हिंदुओं ने हमेशा रेजिस्ट किया, अंग्रेजों ने पूर्ण तरह राज नहीं किया, इस्लामिक शासन भारत पे पूरा था नहीं। ये भी तथ्य है कि ये भी नहीं, झूठ इतिहास नहीं, मैं इतिहास तो बताना ही चाहिए, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। इतिहास तो सत्य बताया जाए, इतिहास तो यहाँ सत्य बताया ही नहीं जाता। और धर्म दर्शन में भेदभाव किया जाता है कि हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी खजाने से यानी राजकीय वित्त से पोषित किसी भी संस्थान में हिंदू धर्म की शिक्षा देना प्रतिबंधित है, और सरकारी खजाने से वित्त पोषित मदरसों में इस्लाम का मजहब सिखाना और कॉन्वेंट आदि में क्रिश्चियनिटी सिखाना विधि विहित है। इसका विरोध मैं कर रहा हूँ। धर्म की शिक्षा दी जाए, यानी धर्म क्या है? धर्म है मानव, माने जो मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति में जो कहा है वही धर्म है। मजहब या रिलीजन के नाम पे आप मनुष्यता को विभाजित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मोमिन तो अच्छा है और काफिर खराब है, या रिलीजियस क्रिश्चियन तो अच्छा है और हिदन खराब है। ये भारत शासन के विधान के विपरीत है, मनुस्मृति के विपरीत है, धर्मशास्त्रों के विपरीत है। और अगर मोदी जी धर्मदंड के अनुशासन में राजदंड धारण कर रहे हैं, सेंगोल धारण कर रहे हैं,
तो भारत में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को लांछित करने वाला कोई भी काम भारत सरकार सहन नहीं करे, उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाए, संज्ञेय। और दूसरा, भारत के मुख्य धर्म सनातन धर्म बहुसंख्यकों के धर्म की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, कम से कम हिंदुओं के लिए तो अनिवार्य करें। आपने इस्लाम और ईसाइयत की शिक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा है और हिंदुओं की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हिंदुओं के सच्चे इतिहास को पढ़ाया जाए, हिंदू राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जाए, जो महाभारत में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, शुक्र नीति में है, शुक्र नीति सार में है, बृहस्पति स्मृति में है, नारद स्मृति में है, अंगिरा स्मृति में है, इन सबका सार पढ़ाया जाए, रामायण और महाभारत को पढ़ाया जाए। तो राजनीति शास्त्र, इसी प्रकार सारे ही धर्मशास्त्रों को मानव धर्मशास्त्र पढ़ाया जाए, जिसे अंग्रेजों ने मनुस्मृति नाम ज्यादा चला दिया और वही चल रहा है। लेकिन हम मनुस्मृति जब पढ़ते हैं तो मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय की अंत में जो उसको पढ़ते हैं उसको पुष्पिका होती है, उसमें उसे मानव धर्मशास्त्र कहा है। इति श्री भृगुप्रोक्ते मानव धर्मशास्त्रे प्रथमोध्याय द्वितीय अध्याय, ऐसे पढ़ा जाता है। यानी जिसे मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है उसका मूल नाम क्या है? मानव धर्मशास्त्र। जैसे गीता में पढ़ते हैं ना, इत श्रीमद भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक अध्याय, उसी प्रकार मनुस्मृति में क्या कहते हैं? इति महर्षि भृगु प्रोक्त मानव धर्मशास्त्रे प्रथमोध्याय। तो भृगु प्रोक्ते, महर्षि भृगु के द्वारा प्रोक्त, महर्षि भृगु के द्वारा प्रतिपादित ये मानव धर्मशास्त्र है जो महाराज मनु के द्वारा प्रवर्तित है। उसे तो सबको पढ़ाना चाहिए और नहीं तो हिंदुओं को तो अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। तो जब तक ये नहीं करते तो केवल सेंगोल तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ले लिया था। अब जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय में पहले 3 मूर्ति में रखा, फिर संग्रहालय में रखा, अब मोदी जी उसे लोकसभा में रखेंगे। लोकसभा तो शासन का केंद्र नहीं है, शासन का केंद्र राष्ट्रपति है। इसलिए सेंगोल की जो मूल भावना है, राजदंड की जो शास्त्रों में प्रतिपादित धारणा है, उसके अनुरूप भारत के प्रधानमंत्री राजदंड धारण करें और फिर औपचारिक रूप से उसे, जो औपचारिक शासक हैं जिसकी ओर से वो शासन करते हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है। भारत के राष्ट्रपति अपने को शासन के संविधान में तो ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसलिए करेंगे कि वो उनको एडवाइस करे कि गवर्नमेंट कैसे चलाना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि कैसे गवर्नमेंट चलाना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रियल रूलर। तो राजदंड वहां होना चाहिए, राष्ट्रपति निवास में, राष्ट्रपति भवन में, है ना, संसद उसकी जगह नहीं। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि एक कदम और आगे बढ़े और राजदंड को उसके सही स्थान पर ले जाएं और राजदंड के पीछे जो धर्म की भावना है, धर्मशास्त्रों की भावना है, उसकी प्रतिष्ठा करें। और अगर नहीं भी कर सकते तो मानव धर्म तो माने कि मानव, भारत के हर नागरिक को मानव धर्म का पालन करना पड़ेगा, संविधान के मौलिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस ने मूल संविधान को दमन करके अल्पसंख्यकों के नाम पर मानव धर्म की विरोधी शिक्षा दी है कि मनुष्य मनुष्य में भेद करो, मोमिन और काफिर, रिलीजियस और हीदन, क्रिश्चियन और हीदन, ये तो मनुष्य को बांटना है ना, मानव को 2 भाग में बांट दिया, फेथफुल एंड नॉट फेथफुल। ये क्या मतलब है ना? सभी मनुष्य जो हैं उनकी कसौटी यूनिवर्सल वैल्यूज कह लो उसको। अगर आपको आधुनिक भाषा बोलना है, यूरोप की भाषा बोलना है, तो आप कह दीजिए कि भारत का हर नागरिक यूनिवर्सल वैल्यूज को मानेगा। वायलेंस के पक्ष में कोई तर्क नहीं। जैसे धर्म का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य भी होता है न्याय को देना, न्याय को प्रजा में देना, चारों प्रकार की प्रजाओं को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उससे शांति रहती है समाज में। अगर न्याय धीरे होगा तो नहीं मिलेगा। तो कभी हम लोग जुडिशरी पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास बहुत डेटा है फ्रॉम शास्त्रों से, मानव स्मृति से भी डेटा है, मनुस्मृति जो मानव स्मृति है उससे भी डेटा है, और बाकी इंफॉर्मेशन हमारे जो कन्वर्सेशंस है महाभारत रामायण में उसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो कि यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा महाभारत में और प्रशस्त है, और रामायण में भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज रामायण में हर जगह बहुत जगह है। वाल्मीकि रामायण में भी है। हाँ, महाभारत में मतलब मटेरियल तादाद की क्वांटिटी बहुत अधिक है, क्वालिटी तो महाभारत में सब कुछ है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो रामायण भी उसके अंदर है, 4 बार है। रामायण भी है ना, 4 बार है, स्वयं 4 बार है। और यहाँ तक दुर्योधन, मतलब दुर्योधन तक को रामायण याद थी, तो ऐसा नहीं कि किसी और को नहीं थी, तो तब उनको भी पता था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। आज हम लोगों ने एक चीज देखी, मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ पे, कि किस तरह संगोल जो है धर्म का प्रतीक है, धर्म दंड का प्रतीक है, दंड का प्रतीक है, और वो उसी के हाथ में होना चाहिए जो उसका एक्चुअली, भारत का अगर देखें दंड नीति जो है राष्ट्रपति के महोदय से ही चलता है, राष्ट्रपति से पद से ही चलता है। तो भारत का राजा तो राष्ट्रपति ही हुआ, कोई भी उधर उधर बैठे, तो वहां पे होना चाहिए। और दूसरा, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नया बना है उसका प्रैक्टिकल पर्पस तो सॉल्व हो रहा है नया बिल्डिंग से, और भी बहुत ही अच्छा है, और सुंदर है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। और जो हमारे अमेरिका के जो इंडियन अमेरिकन देख रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा विडंबना का विषय है कि आज भारत जो ऊपर जा रहा है तो हम लोग उस देश में जहाँ पे रिसेशन आ रहा है। और और अ, और कभी हम इस विषय पे बात करेंगे, नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ जैसे हाँ कि जो यूरोपीय देशों ने छोटे छोटे राज्यों को भारत के समकालीन बता दिया है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, ये तो हाँ, बॉम्बे के बराबर। तो ऐसा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बॉम्बे का म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करे, क्योंकि उसके बिल्कुल। उसके समकालीन हो गया वो पॉपुलेशन के हिसाब हाँ से देखेंगे तो। हाँ और पॉपुलेशन के समकालीन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और अमेरिका दोनों बराबर हो गए पॉपुलेशन में। बराबर है। हाँ तो हाँ। मतलब वो पैरिटी रहा नहीं नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में कभी और हम। इंग्लैंड और छत्तीसगढ़ बराबर है। हाँ, इंग्लैंड और छत्तीसगढ़ बराबर है। इंग्लैंड और छत्तीसगढ़ बराबर बराबर हाँ, एमपी एमपी उससे इंग्लैंड से बड़ा है। है। और जो पुराना एमपी था वो इंग्लैंड से 2.5 गुना बड़ा था। 2.5 गुना बड़ा था। और हाँ और जो हाँ पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी छोटी है, हाँ और उसका एरिया भी बहुत छोटा है, लेकिन वो चपटा है, चपटा और लंबा है। लेकिन हाँ लेकिन फिर भी हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कितना खराब है, ये जमीन हथियाने की टेक्निक है। और हाँ अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, पूरा ऑस्ट्रेलिया दिल्ली के गवर्नमेंट से छोटा हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन उसके हाँ 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ है। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, और लोग हमारे वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।